Hello students, this is Kuldeep Yadav welcoming you on SP Lessons. From today onwards, I am going to start your concept classes on English language. Okay, so our today's topic is the voice. The sentences are in the form of two voices. One voice is the active voice and the another one is passive voice. So without wasting any time, let's move on to the topic and let's see. And first of all, we have to understand what is voice. So first of all, let's see what is active voice. तो एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस में जैसे एजेंट, एक्टर या सब्जेक्ट, ये जो तीन टर्म्स यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस किए हैं. द एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एजेंट और एक्टर और सब्जेक्ट इज टू बी मेड प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट मीन्स हेड. मीन्स यहाँ पर ये है कि जब हम किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट या करने वाले को या कर्ता को, ठीक है, प्रोमिनेंट बनाते हैं, ठीक है, तो वो एक्टिव वॉइस हो जाती है. जैसे अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझने की अगर प्रयास करें तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा. जैसे पहला एग्जाम्पल है, प्रेमचंद रोट दिस नॉवेल. ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ब है हमारी वो क्या है? रोट है. ठीक है, वर्ब हमारी रोट है. तो इस क्रिया को करने वाला कौन है? प्रेमचंद है. तो वर्ब हमारी यहाँ पर किसके अनुसार इस्तेमाल हुई है? इस प्रेमचंद के अनुसार. ठीक है, तो प्रेमचंद को यहाँ पर प्रोमिनेंट बनाया गया. और जब प्रेमचंद, यानी यहाँ पर प्रेमचंद है क्या? अब इनको चाहे आप एजेंट कह लीजिए, एक्टर कह लीजिए या सब्जेक्ट कह लीजिए. ठीक है, वर्ब का एजेंट या वर्ब का एक्टर या फिर वर्ब का सब्जेक्ट. ठीक है, तो प्रेमचंद पर डिपेंडेंट ये पूरा फ्रेज या पूरी क्लॉज बन करके तैयार हो रही है. ठीक है, ये पूरी क्लॉज है, तो वो प्रेमचंद पर डिपेंडेंट है. यानी प्रेमचंद यहाँ पर प्रोमिनेंट है और प्रेमचंद क्या है? सब्जेक्ट है या एक्टर है. तो जिसमें सब्जेक्ट या एक्टर प्रोमिनेंट होता है वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं. जैसे नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा एग्जांपल का, आई बॉट द बेबी अ डॉल. ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब क्या है? बॉट. ठीक है, वर्ब हमारी बॉट है और बॉट मीन्स आप जानते हैं खरीदना होता है. खरीदने वाला है कौन? मैं. ठीक है, तो आई सब्जेक्ट है और ये वर्ब इसी आई के अनुसार यूज हुई है. ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रोमिनेंट क्या है? सब्जेक्ट ही प्रोमिनेंट है, यानी ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस का है. इसी का ठीक उल्टा अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, ठीक है, अगर हम पैसिव वॉइस की जब बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? व्हेन द थिंग और ऑब्जेक्ट एक्टेड अपॉन इज टू बी मेड प्रोमिनेंट. मतलब जो एक्शन हो रहा है, जो हमारा जैसे यहाँ पर एक्शन क्या, लिखने का एक्शन हो रहा था. ठीक है, और ये एक्शन किसके लिए हो रहा था? उसका उद्देश्य क्या था? उसका ऑब्जेक्ट क्या था या वो वस्तु क्या थी? वो किसके लिए था? नॉवेल के लिए. ठीक है, तो जब प्रेमचंद को प्रोमिनेंट ना करके हम दिस नॉवेल को प्रोमिनेंट करेंगे तो वो सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि दिस नॉवेल वाज रिटन बाय प्रेमचंद. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने किसको प्रोमिनेंट किया है? ऑब्जेक्ट को. ठीक है, यानी क्रिया के उद्देश्य को. यहाँ पर वर्ब जो हमारे रिटन है वो अब किसके अनुसार यूज हुई? इस ऑब्जेक्ट दिस नॉवेल के अनुसार. और दूसरे सेंटेंस में भी देख लीजिए, द बेबी वॉज बॉट अ डॉल बाय मी. मतलब इसी सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में दो तरीके से लिखा जा सकता है, द बेबी वॉज बॉट अ डॉल बाय मी या फिर अ डॉल वॉज बॉट फॉर द बेबी बाय मी. ठीक है, तो इसमें भी क्या है? जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो खरीदने के लिए जो दो ऑब्जेक्ट थे यहाँ पर हमारे, एक तो बेबी, उद्देश्य खरीदने का, एक बेबी के लिए खरीदना था और डॉल को खरीदना था. ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट्स थे यहाँ पर. ये जो अडॉल है इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और ये जो बेबी है ये क्या है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो दो तरीके से इसका पैसिव वॉइस बन सकता है, एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से और दूसरी बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से. तो ये कंसेप्ट आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस व्हेन एन एजेंट, एक्टर और सब्जेक्ट इज टू बी मेड प्रोमिनेंट एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस व्हेन द थिंग और ऑब्जेक्ट एक्टेड अपॉन इज टू बी मेड प्रोमिनेंट. ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रोमिनेंट होता है या आप कह लीजिए इसको शुद्ध हिंदी में कि कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है. ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे. अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि सेंटेंस फॉर्मेशन उसका कैसा होता है. तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले वर्ब का सब्जेक्ट आता है, फिर वो वर्ब आती है. ठीक है, इस वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी एक हो सकती है
ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ एक मेन वर्ब हो सकती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद फिर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर वर्ब और उसके बाद उस वर्ब का ऑब्जेक्ट, अन्य कोई वर्ड्स हैं तो वो सबसे बाद में। ठीक है, और जबकि पैसिव वॉइस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का, वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, सबसे पहले वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य को हम सबसे पहले ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब टू बी क्या होती है ये भी हम आपको बता रहे हैं, पहले इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लेते हैं। वर्ब टू बी आएगी, उसके बाद जो हमारी वर्ब है उसकी वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस के सभी सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस मैं बात कर रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंसेस में आपको पता है पॉजिटिव सेंटेंसेस आते हैं और निगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट से पहले बाई वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे स्ट्रक्चर होते हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट वर्ब फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब इनको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं आगे। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस असर्टिव सेंटेंसेस को, असर्टिव में पॉजिटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इनको बदलने के लिए जो हमारा जो यूनिवर्सल रूल चलता है वो कैसा रहता है, ऑब्जेक्ट फिर उसके साथ वर्ब टू बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, जैसे कि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताया ही था। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बात करनी है वर्ब टू बी की। ठीक है, ये वर्ब टू बी क्या होती है, तो वर्ब टू बी जो होती है वो अलग अलग टेंस में अलग अलग होती है। अब इससे पहले ये जानना भी यहाँ पर जरूरी है कि जैसे हमारे पास टोटल कितने टेंस होते हैं, 12। ठीक है, कितने टोटल टेंस हो जाते हैं, 12। इन 12 में से 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। ठीक है, 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। वो 8 टेंस कौन कौन से हैं, इंडेफिनिट के तीनों टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इंडेफिनिट के तीनों टेंसेस की पैसिव वॉइस बन जाती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस के 2 टेंसों की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन 2 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, और परफेक्ट के तीनों टेंसेस की। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर ये देख लीजिए आप कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसकी पैसिव वॉइस पूछी जाए तो उसमें आपको आंसर में एक ऑप्शन जरूर दिया होगा कि ये पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो वही ऑप्शन उसका सही होगा क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। परफेक्ट के तीनों टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, उन तीनों टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो कुल मिला के हमारे पास जो टेंसेस हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, वो 8 टेंसेस हो जाते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। तो एक एक करके देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वर्ब टू बी है वो इज एम आर। ठीक है, अगर हमारा दिया हुआ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानना आपको अच्छे से आता ही होगा, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है या वर्ब में एस या ईएस लगा रहता है। ठीक है, एस या ईएस लगा रहता है, या फिर सेंटेंसेस में आपको डू या डज मिल जाएगा। निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं, उसमें वर्ब टू बी के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा और दी हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये वर्ब टू बी वॉज और वर हो जाती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे ये भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट थे, एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम, और जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं या प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आर। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। ठीक है, ये वर्ब टू बी हो गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये वर्ब टू बी विल बी और शैल बी के रूप में प्रयोग होती है। ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ फिर बीइंग का प्रयोग होता है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं सब में बीइंग लगता है, बस इतना ही अंतर इसमें है। ठीक है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, ठीक है, 2 ही कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, एक प्रेजेंट की और एक पास्ट के। ठीक है, इनके इसमें इज एम आर के साथ बीइंग और पास्ट में वॉज वर के साथ बीइंग लगाया जाता है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसमें हैज हैव का प्रयोग होता है उसके साथ बीन का, ठीक है। अब जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, या फिर फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो, सब में हमें क्या कॉमन चीज मिलती है, सब में हमें पैसिव वॉइस बनाते वक्त बीन लगाना है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में हैज हैव के साथ बीन, पास्ट में हैड के साथ बीन, और फ्यूचर में शैल हैव या विल हैव के साथ बीन का प्रयोग हमें करना है, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूं, या मैं पूरा विश्वास है मुझे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जो असर्टिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं, आज का हमारा टॉपिक केवल असर्टिव सेंटेंसेस को लेकर के है, तो उनके जितने भी असर्टिव सेंटेंस, किसी भी टेंस के असर्टिव सेंटेंस हो, उनका सीधा सीधा स्ट्रक्चरल रूल यही होता है। अगर इस रूल को रट लिया जाए तो केवल असर्टिव ही नहीं, इसके साथ इंट्रोगेटिव भी सेंटेंसेस इसी तरीके से बन जाते हैं। उसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है वर्ब और ऑब्जेक्ट की पोजीशन का, वो हम आपको अगली क्लास में बता देंगे। मैं ज़्यादा हौच पौच, ज़्यादा खिचड़ी नहीं करना चाहता इस पूरे रूल में, ठीक है, इसीलिए मैंने ऊपर असर्टिव सेंटेंस टॉपिक भी डाल दिया, ठीक है। तो ये असर्टिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट, वर्ब टू बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये रूल आपको रट लेना है। और किसी भी टेंस का असर्टिव सेंटेंस होगा, असर्टिव मीन्स फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस या फिर निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो उन सभी तरीके के सेंटेंस में यही रूल जो है वो अप्लाई करेगा, ठीक है। वर्ब टू बी बदलती रहेगी हर टेंस में, और वो वर्ब टू बी क्या होती हैं वो हमने आपको यहाँ पर एक लाइन से लिख दी आठों टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट की वॉज वर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की विल बी शैल बी, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की इज एम आर के साथ बीइंग, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वॉज वर के साथ बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ बीन, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ बीन, और वहीं पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या देखते हैं, शैल हैव और विल हैव के साथ बीन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं, और जो हमारे जो एक्सरसाइजेज होंगी वो हम अगली क्लास में आपको देंगे, तब हम आपसे आपके आंसर पूछेंगे। अभी जैसे पहला सेंटेंस हमारा दिया है, आई रेड द बुक लॉन्ग एगो, ठीक है, आई रेड द बुक लॉन्ग एगो। अब यहाँ पर ये रीड है, अब ये रीड की जैसे आपको पता है कि तीनों फॉर्म्स जो होती हैं वो एक जैसी। तो अब कुछ लोग को ये डाउट होगा कि सर हम इसको रीड क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आई के साथ रीड का ही प्रयोग होगा, और रेड भी ये हो सकता है। तो ये रेड कैसे इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग एगो की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इतना कॉमन सेंस हमको लगाना पड़ेगा कि बहुत पहले की बात हो रही है, तो पास्ट का ही सेंटेंस होगा, तो यानी ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो ये क्या हो गई, आई रेड द बुक लॉन्ग एगो, यानी पास्ट इंडेफिनिट में ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें कि टेंस पहचानना है कि सेंटेंस जो है हमारा वो किस टेंस में है, तभी तो हम वर्ब टू बी उसकी जगह पर उस हिसाब से लगाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है वर्ब टू बी क्या लगाई जाती है, वॉज लगाई जाती है या फिर वर लगाई जाती है, ठीक है। तो हमारा रूल क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बुक, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया, द बुक आ गया। द बुक के साथ वॉज लगाया जाए या वर लगाया जाए, ठीक है। तो वॉज लगाया जाए या वर लगाया जाए, तो बुक क्या है, एक वचन संज्ञा है, ठीक है, एक वचन सब्जेक्ट है, तो वॉज लगेगा, ठीक है, द बुक वॉज। उसके बाद आपको पता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पर रीड है, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड होगी। तो द बुक वॉज रेड, फिर बाई के साथ सब्जेक्ट जोड़ना है, बाई मी, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं लॉन्ग एगो वो यहाँ पर लगा दिए गए, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस पूरा मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सेंटेंस को देखते वक्त सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले उसका टेंस पहचानना है। दूसरे सेंटेंस पे हम अगर बढ़े कि टॉट मी टू रीड पर्सियन, ठीक है, टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसमें भी वर्ब टू बी वॉज या वर ही यूज करनी है हमको, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी है, ठीक है। तो मी ऑब्जेक्ट से हमें अब इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें इसका केस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मी लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसको जब सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, वॉज का प्रयोग होगा, तो आई वॉज। टीच की थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होती है, टॉट, तो आई वॉज टॉट। उसके बाद टू रीड पर्सियन बाई हिम, ठीक है। तो टू रीड पर्सियन को एज इट इज इसको हम लिख देंगे क्योंकि ये इन्फिनिटिव, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, और उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो बाई प्लस सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट को हम कैसे यूज कर रहे हैं, एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो इसका ही का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर इस्तेमाल होगा, तो ही क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है।
तो समझना ये है आपको कायदे से कि अगर हमारे पास प्रोनाउंस आ रहे हैं और उन प्रोनाउंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें उनका केस जरूर बदलना है। अगर यहाँ पर ये ही के रूप में यूज हुआ है, ही यूज हुआ है, तो ये ही जो है ये सब्जेक्टिव केस है। तो इसका हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी जब हमने बाई ही फिर नहीं लिखेंगे, फिर ही को हम उसका ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ठीक है, तो ये हिम हो जाएगा। और मी जो कि ऑब्जेक्टिव केस में था, उसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आई हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर केसेस भी इनके बदलते रहने हैं। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। दे एंजॉय बाथिंग। ठीक है, तो दे एंजॉय बाथिंग किस टेंस का है? फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम और आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बाथिंग। तो बाथिंग सबसे पहले ले आए। बाथिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, हो गया। तो इसके साथ हमने इज का प्रयोग किया और दे एंजॉय बाथिंग। ठीक है, अब ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब थी, तो बाथिंग इज एंजॉयड बाय देम। ठीक है, यहाँ पर बीइंग गलती से यहाँ पर लिख गया है, ये बीइंग आप इसको गायब कर दीजिए क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बाथिंग लगा है, ठीक है, अब आईएनजी लगने से आप ये समझ लीजिए कि नहीं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो ये गलत है। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में क्या होता है? इज, एम और आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। ठीक है, और यहाँ पर इज, एम, आर आपको कहीं दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो बाथिंग है, फिर ये क्या है? ये क्या है? ये एक जीरंड है। ठीक है, जीरंड को एज अ नाउन प्रयोग किया जाता है। तो ये जितने पार्टिसिपल्स हैं, जैसे जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, जीरंड्स, पार्टिसिपल्स, ये सब मैं आगे किसी क्लास में आपको इसके लिए भी एक क्लास बनाऊंगा आपके लिए, स्पेशली नॉन फाइनाइट वर्ब्स के लिए। ठीक है, इन नॉन फाइनाइट्स के लिए। तो बाथिंग इज एंजॉयड बाय देम, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ही मेड हिज वाइफ डू द वर्क। ठीक है, ही मेड हिज वाइफ डू द वर्क। तो मेड ये नाउन, ये हमारी वर्ब है, सॉरी। ठीक है, तो इस वर्ब को पहचानते हैं। ये वर्ब किसकी? ये मेक की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, मेक की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में वॉज वर्ब का प्रयोग होता है। तो हिज वाइफ सबसे पहले आ गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, हिज वाइफ, फिर हमने इसके साथ वॉज लगाया। मेक की थर्ड फॉर्म मेड ही होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही जैसी। तो हिज वाइफ वॉज मेड टू डू द वर्क बाय हिम। ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वी एडमायर द ब्रेव। ठीक है, वी एडमायर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो इसमें इज, एम, आर का प्रयोग होना है। और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो द ब्रेव है। ठीक है, अब जब ब्रेव ये एडजेक्टिव है, इससे पहले किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर द लगा दिया गया है, तो यहाँ पर ये जितने भी ब्रेव्स हैं, मतलब ब्रेव पर्सन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सब की बात हो रही है। वो सभी ब्रेव पर्सन्स इस द ब्रेव में आ गए। ठीक है, तो अब ये ब्रेव क्या है? ये सिंगुलर नहीं हुआ, ये क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया। ठीक है, तो जब इस ब्रेव को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द ब्रेव करेंगे, ठीक है, तो इसके साथ फिर इस का प्रयोग नहीं होगा, आर का प्रयोग होगा। क्योंकि ये जैसे पीपुल, आप समझ लीजिए पीपुल में जैसे सभी लोग आ गए, उसी तरीके से द ब्रेव में क्या है? जिनके पास भी ये एट्रीब्यूट है, यानी कि ये क्वालिटी, ब्रेवरी वाली क्वालिटी जिनके पास भी है, वो सभी लोग उसमें आ गए। तो द ब्रेव आर एडमायर्ड, फिर वी का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, अस हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 एग्जाम्पल्स। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये आज की क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ठीक है, अगर पसंद आई हो तो चैनल को, एसपी लेसन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की क्लास लेकर हम फिर आएंगे किसी अन्य बेहतरीन से टॉपिक के साथ, और इतने ही कम समय में हम आपको उस टॉपिक का भी कंसेप्ट पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।